रेसिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप की बात करें तो सर यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है सिटीजन इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। सिटीजन मे और मे नॉट बी अ रेसिडेंट इन इंडिया। सिमिलरली अ नॉन सिटीजन मे बी रेसिडेंट इन इंडिया, आपस में कोई लेना देना नहीं है। सर यहाँ पे इनकम का टैक्सेबिलिटी डिटरमाइन करता है दो रूल्स के ऊपर, एक रूल है रेसिडेंशियल रूल, दूसरा कौन सा है, सोर्स रूल। तो अगर इनकम का सोर्स इंडिया में मेरे दोस्त, तो चाहे वो ROR हो, RNOR हो या फिर क्या हो, NR, उन सबके लिए टैक्सेबल हो, क्योंकि वो इंडियन इनकम होता है। कौन सा इनकम होता है, इंडियन। बट अगर वहां पे रेसिडेंट रूल की बात करें तो अगर कोई फॉरेन इनकम है, कौन सा इनकम है, तो फॉरेन इनकम सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल, ओनली फॉर ROR। और दो फॉरेन इनकम ऐसी है जो किसके लिए टैक्सेबल होती है, RNOR, NR के लिए टैक्सेबल होती नहीं है। तो सर है ना, फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ फॉरेन इनकम, फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट, टैक्सेबिलिटी ऑफ फॉरेन इनकम, अपने को वो पर्सन रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट जानना बहुत जरूरी है। हाँ जी बोलिए। इसलिए हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं। अभी आपको समझ में आ गया इसका पर्पस, ठीक है। फिर सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस जो होता है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो इंडिविजुअल का है। किसका किसका, इंडिविजुअल। उसके लिए सेक्शन 6(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में दो बेसिक कंडीशन दे रखा है। पहला कौन सा है मेरे दोस्त, स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। और अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता है तो सेकंड बेसिक कंडीशन, स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड स्टे इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर इन 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, या तो फर्स्ट या सेकंड, तो सर वो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट। और दोनों सेटिस्फाई नहीं होता है तो नॉन रेसिडेंट। अगर वो एक बार रेसिडेंट हो जाता तो फर्दर उसको क्लासिफाई करते हैं ROR या RNOR। उसके लिए सेक्शन 6(6) के अंदर देयर आर टू एडिशनल कंडीशन, फर्स्ट जो एडिशनल कंडीशन जो आता है, शेल बी रेसिडेंट इन एनी 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। एंड ये सेटिस्फाई हो गया तो सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, शेल स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अगर बोथ एडिशनल कंडीशन क्या होती है, सेटिस्फाई, तब तो क्या हो जाएगा, ROR मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और अगर दोनों सेटिस्फाई नहीं होती है क्या होता है, RNOR मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सेक्शन 6(1) के 3 एक्सेप्शन है। कितने एक्सेप्शन है, 3। सर 3 एक्सेप्शन है। सर 3 एक्सेप्शन में क्या बोला गया कि ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही चेक होगा, सेकंड क्या हो जाएगा, इग्नोर। सेकंड क्या हो जाएगा, इग्नोर। सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक होगा, सेकंड चेक होने वाला नहीं। अगर कोई फर्स्ट सेटिस्फाई करेगा तो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट। और फिर फर्दर आप सेक्शन 6(6) चेक करके वहां पे क्या बताओगे, ROR या RNOR, यस और नो। लेकिन अगर वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो सीधा क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट। क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट। तो 3 केस है। पहला कौन सा है, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। दूसरा, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। और तीसरा, इंडियन सिटीजन ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज कमिंग फॉर अ विजिट टू इंडिया। इन 3 केस में ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करना है, सेकंड चेक करते नहीं है। चलो, लेकिन ये जो इंडियन सिटीजन ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है माय डियर फ्रेंड्स, उसमें अगर उसका उस साल का टोटल इनकम, कौन सा इनकम, कौन सा इनकम, टोटल इनकम इज कितना, एक्सीडिंग 15 लाख, एक्सीडिंग 15। बट कौन सा, एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स का इनकम। अगर ऐसा है एक्सीडिंग 15 लाख है तो सेकंड बेसिक कंडीशन चेक होगा। लेकिन सेकंड बेसिक कंडीशन में आप चेक करोगे, स्टे इन इंडिया फॉर 120 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड स्टे इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर इन 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अगर वो सेटिस्फाई होगा तो क्या होगा, रेसिडेंट। क्या होगा, और क्या उसके लिए हम लोग एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे, नहीं। जो ये वाला जो रेसिडेंट होगा ना, वो ऑलवेज क्या होता है, RNOR। ऑलवेज क्या होता है, R। क्लियर है सर। अच्छा, यहाँ पे ये जो टोटल इनकम मैं बोला कि फॉरेन सोर्स का इनकम एक्सक्लूड करो, फॉरेन सोर्स का क्या करो, इनकम। बट फॉरेन सोर्स का इनकम में कौन सा वाला फॉरेन सोर्स का इनकम एक्सक्लूड हो जाएगा, मतलब एक्सक्लूजन का एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन का
मतलब इनडायरेक्टली वो इंक्लूड होगा किसके अंदर, टोटल इनकम। किसके अंदर, टोटल, दो वाला इनकम। बिजनेस विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, प्रोफेशन विच इज सेटअप इन इंडिया। बिजनेस विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, प्रोफेशन विच इज सेटअप इन, ये फॉरेन वाले की बात हो रही है। हाँ जी बोलिए, वो टोटल इनकम में इंक्लूड करके हम लोग चेक करेंगे 15 लाख। हाँ जी बोलिए ना सर, ठीक है, वही लिखा हुआ है। दूसरा सर, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है, या तो उसका खुद का, या फिर उसके पेरेंट्स का, या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स, जिसमें मैटरनल और पैटर्नल दोनों आ जाएंगे। उनका बर्थ कहां पे हुआ था, या तो आज के इंडिया में, या फिर अनडिवाइडेड इंडिया में। या तो आज का इंडिया, फिर व्हाट, अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया में मतलब बिफोर 15 अगस्त 1947 का इंडिया, जिसमें आज का इंडिया, आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश आता है। बोलिए ना सर। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट का मतलब सर जॉब लेना भी होता है, साथ में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी होता है। एज वेल एज ट्रेनिंग के लिए कोई जा रहा है जो उस एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है, तो वो भी एम्प्लॉयमेंट है। बट अगर कोई बिजनेस प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जा रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट स्टे इन इंडिया में मतलब फिजिकल स्टे है, और वो फिजिकल स्टे कंटिन्यूस इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटिन्यूस एक जगह पे इंपॉर्टेंट नहीं है। और वो अगर इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स में भी रह रहा है, तो भी क्या माना जाएगा, स्टे इन इंडिया। क्या माना जाएगा, स्टे इन इंडिया। सर, डे ऑफ अराइवल और डे ऑफ डिपार्चर दोनों किधर माने जाते हैं, इंडिया। किधर माने जाते हैं, इंडिया। बट सर, इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन हु इज व्हाट, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, तो उसके लिए डेट ऑन विच सीडीसी साइन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग शिप से लेकर के सीडीसी साइन एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम शिप, ये पूरा का पूरा पीरियड किधर माना जाएगा, आउटसाइड इंडिया। एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्टे इन इंडिया मतलब आउटसाइड इंडिया। ओके, फिर उसके बाद में सेक्शन 6(1)(a) आता है, डीम्ड रेसिडेंट। डीम्ड रेसिडेंट, डीम्ड रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो सर 4 कंडीशन है। पहला कौन सा है, फर्स्ट कंडीशन है कि सर वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, वो नॉन रेसिडेंट होना चाहिए एज पर सेक्शन 6(1). तीसरा सर, वहां पे उसका टोटल इनकम मोर देन कितना होना चाहिए, 15 लाख, बट एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स का इनकम। बट कौन सा वाला फॉरेन सोर्स का इनकम इंक्लूड हो जाएगा, फ्रॉम बिजनेस विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम प्रोफेशन विच इज सेटअप इन इंडिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। और उसके बाद में सर किसी और कंट्री या टेरिटरी में वो टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, तो वो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट। क्या हम लोग 6(6) चेक करेंगे, नहीं, सीधा क्या बनेगा सर, वो RNOR। क्या बनेगा, आर। फिर आता है सेक्शन 6(2), रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। अगर HUF का कंट्रोल, बिजनेस का कंट्रोल, मैनेजमेंट होली और पार्टली किधर है, इंडिया, तब तो वो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट। होली आउटसाइड इंडिया क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट। कंट्रोल मैनेजमेंट का मतलब होता है ब्रेन ऑफ द बिजनेस। व्हाट 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 व्हाट, ब्रेन ऑफ द बिजनेस। और अगर एक बार HUF रेसिडेंट बन गया, तो हम लोग चेक करेंगे क्या करता, 2 एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करता। अगर करता ऐसा करता तो HUF क्या हो जाएगा, ROR। और करता ऐसा नहीं करता तो HUF क्या हो जाएगा, RNO। डन 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 और नॉट। सेक्शन 6(2), रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ पार्टनरशिप हम LLP, AOP, BOI, AJP, लोकल अथॉरिटी। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस और अफेयर्स of these assets is situated whether wholly or partly in India, wholly or partly in India, तब तो वो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट। अगर wholly outside India क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट। ये वाले लोग फर्दर ROR, RNOR में क्लासीफाई होते नहीं है। उसके बाद में सेक्शन 6(3) आता है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। अगर कंपनी मेरे दोस्त इंडियन कंपनी है, तो ऑलवेज क्या है, वो रेसिडेंट। अगर वो फॉरेन कंपनी है, तो उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में है, होली और पार्टली, तब तो क्या हो जाएगी फॉरेन कंपनी, रेसिडेंट। अदरवाइज क्या हो जाएगी, नॉन रेसिडेंट। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मतलब ऐसा प्लेस जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्रूशियल डिसीजन लेते हैं, विच आर नेसेसरी टू टेक, विच आर व्हाट। ठीक है, उसके बाद में सर हमने सेक्शन 5 पढ़ा था, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। व्हाट, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सर हमने फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस इनकम को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला कौन सा, इंडियन, दूसरा कौन सा, फॉरेन। लिखना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है ना, रिवाइज करने के हिसाब से ठीक है, बट लिखना कभी नहीं है। सर इंडियन इनकम 5 तरीके से बनता है। इंडिया और इनकम का अगर कनेक्शन है, इंडिया और इनकम का क्या है, कनेक्शन, तो इंडियन का 5 ऐसे तरीके हैं जैसे इंडिया इनकम का कनेक्शन बनेगा। पहला क्या है सर, अक्रूड एज वेल एज रिसीव, दोनों इंडिया में। अक्रूड इन इंडिया ऑल्दो रिसीव आउटसाइड इंडिया, accrued outside India but received in India, deemed accrued in India, deemed received in India, section 9 section 7, section 9 section 7, तो क्या हो जाएगा, इंडियन इनकम। कौन सा इनकम,
बट कोई इनकम है जो कि अक्रूड किधर हुआ है, आउटसाइड इंडिया, रिसीव किधर हुआ है, आउटसाइड इंडिया, और इंडिया में डीम्ड अक्रूड नहीं है, डीम रिसीव नहीं है, कौन सा इनकम हो जाएगा, फॉरेन इनकम। ओके, अब सर एक चीज और आता है यहाँ पे कि सर अगर कोई भी इनकम जो कि अक्रूड किधर है, आउटसाइड इंडिया, रिसीव किधर है, आउटसाइड इंडिया, और फर्दर वो इंडिया रेमिट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, रेमिट, इट इज नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, क्योंकि इंडिया जो रेमिट किया जा रहा है इट इज सेकंड रिसीव, व्हाट सेकंड। जब रिसीव्ड इन इंडिया की बात करें तो इट मस्ट बी फर्स्ट रिसीव, व्हाट फर्स्ट, तो वो फॉरेन इनकम होगा, कौन सा इनकम होगा, फॉरेन। दूसरा, अगर कोई पास अनटैक्स प्रॉफिट है जो इस साल आप इंडिया लेकर के आ रहे हो, तो इस साल की टोटल इनकम का वो वाला पार्ट होने वाला नहीं है। आपको हर लगभग क्वेश्चन में ये दोनों एडजस्टमेंट मिलते होंगे, अरे बोलिए ना सर। चलो, उसके बाद में सर आपका अगर जो भी इनकम इंडियन है फॉरेन है उसका टैक्सेबिलिटी कैसे होगा, आर ओ आर एन ओ आर एन आर के लिए। तो इनकम अगर इंडियन है मेरे लाल, क्या है, तो उस केस में वो आर ओ आर के लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, आर एन ओ आर के लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, एन आर के लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। लेकिन अगर वो फॉरेन इनकम है, कौन सा है, फॉरेन, तो उस केस में अगर वो फ्रॉम बिजनेस है विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो आर ओ आर के लिए क्या हो जाएगा, टैक्स, आर एन ओ आर के लिए पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, एनआर के लिए टैक्सेबल होने वाला नहीं है। अगर फॉर फ्रॉम प्रोफेशन विच इज सेटअप इन इंडिया, फॉरेन वाला है, फ्रॉम प्रोफेशन विच इज सेटअप इन इंडिया, आर ओ आर के लिए पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, आर एन ओ आर के लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, एनआर के लिए टैक्सेबल होने वाला नहीं है। और जो ऑल अदर फॉरेन इनकम है सिर्फ किसके लिए, आर ओ आर के टैक्सेबल होगा, आर एन ओ आर एज वेल एज एनआर के लिए टैक्सेबल होने वाला। इसको अलग तरीके से अगर बात करें, अगर वहां पे असेसी कौन है, आर ओ आर, कौन है, या फिर रेसिडेंट है, कौन है रेसिडेंट, तो सर उसके लिए इंडियन प्लस ऑल फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा। अगर वहां पे आपका असेसी कौन है, आर एन ओ आर, कौन है, आर, तो इंडियन प्लस 2 फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगा। 2 फॉरेन का पहला फ्रॉम बिजनेस विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम प्रोफेशन विच इज सेटअप इन इंडिया, और वहां पे कौन है, एनआर, ओनली इंडियन इनकम टैक्सेबल होगा। हाँ जी बोलिए। फिर आता है सेक्शन 9, सेक्शन 9 इनकम विच आर डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया। सर टोटल 7 केसेस है, कितने कितने कितने, 7। पहला, एनी इनकम अक्रूइंग अराइजिंग टू एन असेसी एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, फ्रॉम असेट ऑफ प्रॉपर्टी और सोर्स ऑफ इनकम सिचुएटेड इन इंडिया। सर अक्रू किधर हो रहा है, आउटसाइड इंडिया, रिसीव किधर हो रहा है, आउटसाइड इंडिया, जो भी पर्सन है वो किधर है, आउटसाइड इंडिया, बट वो असेट प्रॉपर्टी किधर या सोर्स ऑफ किधर सिचुएटेड है, इन इंडिया, वो डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया हो जाएगा, इंडियन इनकम हो जाएगा, सेक्शन 9 अप्लाई हो रहा है। दूसरा, फ्रॉम व्हाट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट सिचुएटेड इन इंडिया, अक्रूड किधर हो रहा है, आउटसाइड इंडिया, रिसीव किधर हो रहा है, आउटसाइड इंडिया, वो पर्सन भी किधर बैठा है, आउटसाइड इंडिया, बट वो जो कैपिटल असेट है वो किधर लोकेटेड है, इंडिया, वो डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया हो जाएगा, सेक्शन 9 अप्लाई हो जाएगा, इंडियन इनकम हो जाएगा। तीसरा, सर बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, अक्रूड किधर हो रहा है, आउटसाइड इंडिया, रिसीव किधर हो रहा है, आउटसाइड इंडिया, पर्सन भी किधर है, आउटसाइड इंडिया, बट इंडिया के साथ में क्या है, बिजनेस कनेक्शन। देयर आर 4 केसेस ऑफ बिजनेस कनेक्शन, ठीक है, अगर वो एस्टेब्लिश होता है तो सेक्शन 9 अप्लाई होगा, डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया होगा, वो इंडियन इनकम हो जाएगा। पहला कौन सा है, अगर इंडिया में क्या है, फैक्ट्री, दूसरा इंडिया में क्या है, आफ्टर सेल ऑफिस, तीसरा ऐसा पर्सन जो इंडिया से इनकम अर्न कर रहा है थ्रू एन एजेंट, थ्रू एन, और वो एजेंट के साथ में रिश्ता कौन सा वाला, प्रिंसिपल एजेंट वाला, कौन सा, प्रिंसिपल एजेंट। अगर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल वाला रिलेशन है तो बिजनेस कनेक्शन नहीं है, वो डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया नहीं है। ओके, और लास्ट में आता है फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो इन ऑल 4 केसेस देयर विल बी अ बिजनेस कनेक्शन, एंड जब बिजनेस कनेक्शन होता है तो सेक्शन 9 अप्लाई होता है, सेक्शन 9 अप्लाई होता है तो उस केस में सर वहां पे आपका क्या हो जाएगा, इंडियन इनकम, व्हाट। उसके बाद में सर वहां पे आपका नेक्स्ट आता है कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, कौन नॉन रेसिडेंट, तो नॉन रेसिडेंट केस में बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। पहला क्या है सर, पहला सर वहां पे कि अगर ऑल द ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया। दूसरा, अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया से गुड परचेज कर रहा है बट पर्पस क्या है, एक्सपोर्ट। तीसरा, सर इंडिया से न्यूज व्यूज कलेक्ट किए जा रहे हैं और कहां ट्रांसमिट किए जाएंगे, आउटसाइड इंडिया। चौथा, इंडिया में शूटिंग हो रहा है ऑफ सिनेमेटिक फिल्म्स, ठीक है। और लास्ट में आता है अगर कोई फॉरेन कंपनी, ठीक है, एक्टिविटीज आपका कर रहा है रफ डायमंड का डिस्प्ले का वेयर स्पेशल नोटिफाइड जोन, जो कि कहां पे है, सूरत, तो सर वो बिजनेस कनेक्शन माना जाने वाला नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट वहां पे आपका आता है 4th पॉइंट कि अगर कोई इंडियन कंपनी, कौन सा कंपनी, इंडियन कंपनी डिविडेंड दे रही है, क्या दे रही है, डिविडेंड, और वो डिविडेंड कहां दिया रहा है, आउटसाइड इंडिया, इनकम शैल बी डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया, सेक्शन 9 अप्लाई होगा, इंडियन इनकम हो जाएगा।
फिर अगर सैलरीज किसी को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सैलरीज, क्या मिल रहा है, सैलरी, और वो सैलरीज मिल रहा है फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया एज वेल एज रेस्ट पीरियड। रेस्ट पीरियड भी किधर है, इंडिया, वो इंडिया में ही रह रहा है ना, इंडिया में रह रहा है, चाहे उसका काम है कि काम नहीं है, उसके लिए उसको सैलरी मिल रहा है, और सेक्शन 9 अप्लाई होगा, डीम टू बी क्रूड इन इंडिया, वो इंडियन इनकम हो जाएगा सैलरी। हाँ जी बोलिए। लेकिन अपनी सर्विसेज कोई कहां पे दे रहा है, आउटसाइड इंडिया, कितने दे रहा है, तो सेक्शन 9 अप्लाई होने वाला नहीं है, वो डीम टू बी अक्रूड इंडिया होने वाला नहीं है, वो कौन सा इनकम हो जाएगा, फॉरेन इनकम। कौन सा इनकम, फॉरेन। बट इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर सर इंडियन सिटीजन है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय है और वो अपनी सर्विसेज कहां पर रेंडर कर रहा है, आउटसाइड इंडिया, कहां कर रहा है, आउटसाइड, तो सेक्शन 9 अप्लाई हो जाएगा और डीम टू बी अक्रूड इंडिया हो जाएगा, वो कौन सा इनकम हो जाएगा, इंडिया इनकम। बट सर उसमें सर वो आपका जो भी फॉरेन अलाउंसेस को जो मिल रहा है ना, फॉरेन अलाउंसेस, वो एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन व्हाट, 10(7), एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन व्हाट, 10(7). आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। नेक्स्ट आता है सर वहां पे आपका इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया। सर लोन देने वाला कौन है, लोन देने वाला किधर है, आउटसाइड इंडिया, लोन देने वाला किधर है, उसको इंटरेस्ट अक्रूड किधर होगा, आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी किधर होगा, आउटसाइड इंडिया। बट लोन लेने वाला कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड लोग। हाँ जी बोलिए। तो जब ये लोग इंटरेस्ट पे करेंगे आउटसाइड इंडिया तो सेक्शन 9 अप्लाई होगा, जिसको इंटरेस्ट मिल रहा है लेंडर को, उसके लिए सेक्शन 9 अप्लाई हो जाएगा, डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया, इंडियन इनकम हो जाएगा। दूसरा, लोन देने वाला किधर है, आउटसाइड इंडिया। सर इंटरेस्ट अक्रूड किधर हो रहा है, आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी किधर हो रहा है, आउटसाइड इंडिया। बट लोन लेने वाला कौन है, रेसिडेंट। उस रेसिडेंट ने वो लोन का पैसा इंडिया में या तो बिजनेस में लगाया है या इंडिया में किसी और सोर्स में लगाया है, और फिर उस पैसे से पैसा कमा करके वो आउटसाइड इंडिया क्या देगा, इंटरेस्ट, क्या देगा, तो वो इंटरेस्ट इनकम सेक्शन 9 अप्लाई हो जाएगा, डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया हो जाएगा लेंडर के लिए, और वो इंडियन इनकम हो, नहीं सॉरी उल्टा बोला क्या मैंने, ये वाला ठीक है। तो वहां पे इंडिया में पैसा लगा रहा है, कहां पैसा लगा रहा है, इंडिया, कहां पैसा लगा रहा है, इंडिया में पैसा, या तो इंडिया के बिजनेस में या फिर इंडिया के अदर सोर्स, इंडिया के बिजनेस में या इंडिया के अदर सोर्स। तो सर वो जब आपका वहां से इंडिया से पैसा कमा के आउटसाइड इंडिया इंटरेस्ट देगा, तो जिसको इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है सर, इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट इनकम उसके लिए डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया हो जाएगा, सेक्शन 9 अप्लाई हो जाएगा, वो इंडियन इनकम हो जाएगा। लेकिन सर लोन देने वाला किधर है, आउटसाइड इंडिया, किधर है, और लोन लेने वाला कौन है, रेसिडेंट। और वो रेसिडेंट उस पैसे को, उस लोन को आउटसाइड इंडिया तो बिजनेस में लगाता है या आउटसाइड इंडिया किसी और सोर्स में लगाता है, तो सर वो कमाएगा कहां से, आउटसाइड इंडिया, और वहीं से आउटसाइड इंडिया क्या देने वाला है, इंटरेस्ट, क्या देने वाला है, इंटरेस्ट। वो जो इंटरेस्ट जिसको मिल रहा है सेक्शन 9 अप्लाई होने वाला नहीं है, और उसके लिए कौन सा इनकम हो जाएगा, फॉरेन इनकम। नेक्स्ट सर लोन देने वाला किधर है, आउटसाइड इंडिया, इंटरेस्ट अक्रूड किधर हो रहा है, आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी किधर हो रहा है, आउटसाइड इंडिया, और लोन लेने वाला कौन है, नॉन रेसिडेंट। और वो नॉन रेसिडेंट अगर लोन का पैसा इंडिया के बिजनेस में लगाता है, इंडिया किसमें लगाता है, बिजनेस, और फिर वहां से पैसा कमा के आगे इंटरेस्ट दे रहा है, राइट, तो उस केस में सेक्शन 9 अप्लाई हो जाएगा, और जिसको इंटरेस्ट मिल रहा है उसके लिए वो इंटरेस्ट इनकम कौन सा हो जाएगा, इंडियन इनकम, डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया। फिर सर लोन देने वाला किधर है, आउटसाइड इंडिया, इंटरेस्ट अक्रूड किधर हो रहा है, आउटसाइड इंडिया, सर इंटरेस्ट रिसीव किधर हो रहा है, आउटसाइड इंडिया, बट लोन लेने वाला कौन है, नॉन रेसिडेंट। उस नॉन रेसिडेंट ने उस लोन के पैसे को या तो आउटसाइड इंडिया बिजनेस में लगाया, या आउटसाइड इंडिया किसी और सोर्स में लगाया, या फिर इंडिया में किसी और सोर्स में लगाया, इंडिया में किसी और अदर देन बिजनेस, अदर देन व्हाट, बिजनेस। तो इन दैट केस सेक्शन 9 वहां पे अप्लाई होने वाला नहीं है, और जिसको इंटरेस्ट मिल रहा है उसके लिए कौन सा इनकम हो जाएगा, फॉरेन इनकम। नेक्स्ट सर अगर वहां पे कोई प्रोवाइडर है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ, ब्रांड नेम, टेक्निकल सर्विसेज एक्सेट्रा, और वो किधर है मेरे दोस्त, आउटसाइड इंडिया, किधर किधर किधर, लेकिन सर वो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ यूज करने वाला कौन है, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई पर्सन, यस और नो। और वो जब आगे रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे करेगा, तो इन दैट केस जो प्रोवाइडर है उसके लिए वो रॉयल्टी एफटीएस क्या माना जाएगा, इंडियन इनकम, डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया, सेक्शन 9 अप्लाई हो जाएगा। सर ये प्रोवाइडर ऑफ पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ, ब्रांड नेम एक्सेट्रा एक्सेट्रा किधर है, आउटसाइड इंडिया, किधर है, आउटसाइड इंडिया। और जो इनको यूज कर रहा है वो कौन है, इधर रेसिडेंट पर्सन और नॉन रेसिडेंट पर्सन। बट वो कहां यूज कर रहा है ये सब पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, या तो बिजनेस इन इंडिया या फिर एनी अदर, सो किसी और को यूज करके पैसा यूज करने के लिए दे रहा है। अरे बोलिए ना सर। तो इन दैट के सर वो इंडिया से पैसा कमा के आगे रॉयल्टी एफटीएस पे करेगा, तो जिसको रॉयल्टी एफटीएस मिल रहा है वो डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया हो जाएगा, सेक्शन 9
9 अप्लाई हो जाएगा, कौन सा इनकम हो जाएगा, इंडियन इनकम। सर ये प्रोवाइडर किधर बैठा है, आउटसाइड इंडिया, किधर बैठा है, आउटसाइड इंडिया। और सर लेने वाला कौन है, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। और वो नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट बेसिक क्या कर रहा है, उस पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क नो हाउस सर्विसेज को किधर यूज कर रहा है, या तो आउटसाइड इंडिया बिजनेस में या फिर आउटसाइड इंडिया किसी और सोर्स में, और फिर वहां से पैसा कमा के वो प्रोवाइडर को रॉयल्टी एफटीएस पे कर रहा है, तो सेक्शन 9 अप्लाई होने वाला नहीं है। इनकम शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया। कौन सा इनकम आना आएगा, फॉरेन इनकम। डन डना डन डन।